नमस्कार, आदाब। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। डीबी लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहाद। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में 17 नवंबर को वोटिंग होने जा रही है। छत्तीसगढ़ में दूसरे फेज की और मध्य प्रदेश में एक ही फेज में तमाम सीटों पर। और आज शाम को प्रचार वहां पर थम जाएगा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में, और कई नेताओं की वहां पर रैलियां हैं। लेकिन उसके साथ साथ अब सारा का सारा फोकस राजस्थान पर होने जा रहा है। जब से तारीखों का ऐलान हुआ है 5 राज्यों की, अगर सबसे ज्यादा कोई एक राज्य चर्चा में है तो वो है राजस्थान। क्योंकि आपको पता है राजस्थान में एक तरह की रीति रही है कि 5 साल एक पार्टी शासन करती है और 5 साल दूसरी पार्टी शासन करती है, यानी कि एक तरह से ऑल्टरनेट होता रहता है। कभी कांग्रेस तो 5 साल भारतीय जनता पार्टी। लेकिन इस बार स्थिति कुछ और नजर आ रही है। इस बार कुछ भी साफ तौर पर नहीं कहा जा रहा है, क्योंकि इससे पहले ऐसा बिल्कुल इस तरह की सुगबुगाहट, इस तरह की बातें होने लगती थी कि सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है। लेकिन इस बार राजस्थान में कुछ अलग हो रहा है। जिस तरह की योजनाएं, जिस तरह की सोशल अपलिफ्टमेंट की योजनाएं अशोक गहलोत की तरफ से लॉन्च की गई या इन 5 सालों में काम किया गया, या जिस तरह से उन्होंने हर तबके को ध्यान में रखकर, चाहे वो युवा हो, बुजुर्ग हो, किसान हो, महिलाएं हो, उनको लेकर जो योजनाएं उन्होंने लॉन्च की और अब जो नई घोषणाएं की हैं, चाहे सस्ते सिलेंडर की बात करें, मोबाइल देने की बात करें, या फिर महिलाओं को कैश देने की बात करें, ये तमाम योजनाएं काम करती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन इसके इतर ये कहा जाता है कि राजनीति जो है वो परसेप्शन का खेल है, और तमाम जो मीडिया है, सो कॉल मेन स्ट्रीम मीडिया, उसकी तरफ से लगातार ये खबरें प्लांट की गई कि राजस्थान में सब कुछ कांग्रेस में ठीक नहीं चल रहा है। और यही वजह है कि राहुल गांधी वहां पर इलेक्शन कैंपेन के लिए भी नहीं जा रहे हैं। ये कहा गया कि वो किसी एक नेता से नाराज हैं वहां के, यानी कि अशोक गहलोत या सचिन पायलट में से किसी एक का नाम कहा गया कि उनसे नाराज है और इसी वजह से वहां नहीं जा रहे हैं। इस तरह की खबरें जो है वो पूरी तरीके से प्लान की गई। अब ये तमाम खबरें धराशायी होती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि तमाम जो कंसंट्रेशन था, तमाम जो फोकस था, वो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश पे था, क्योंकि वहां इलेक्शन पहले हो रहे हैं और 25 तारीख को राजस्थान में वोट डाले जा रहे हैं। और अब आप ये देखिए कि सोनिया गांधी राहुल गांधी के साथ जयपुर पहुंच गई हैं। हालांकि सोनिया गांधी निजी कारणों से गई हैं, लेकिन राहुल गांधी और प्रियंका गांधी अब वहां पर ताबड़तोड़ रैलियां करने जा रहे हैं। राहुल गांधी की तो बैक टू बैक रैलियां वहां पर होने जा रही हैं, और शायद इससे ये तमाम मैसेज उन लोगों को दे दिया जाएगा जो ये कह रहे थे कि राजस्थान की कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। अब पोस्टर्स जो है इस तरह के रिलीज किए जा रहे हैं, जहां पर सचिन पायलट जो है वो मेन चेहरे के तौर पर सामने हैं, जहां जहां उनका प्रभाव है। और इसके साथ साथ अशोक गहलोत ने भी सुबह एक जो है वो ट्वीट किया है, जिसमें वो सीपी जोशी और सचिन पायलट के साथ हैं। तो ये एक तरह से मैसेजिंग भी दी जा रही है। मैसेजिंग जनता से ज्यादा कार्यकर्ताओं के लिए हो सकती है कि सब कुछ पार्टी में ठीक है, आप फोकस करिए और फोकस करके उस तरफ आप जाइए जो मकसद है, यानी कि जीत। तो अब देखना होगा कि आगे जिस तरह की पूरी इलेक्शन कैंपेन होने जा रही है वो किस तरह आगे बढ़ती है। अभी राजस्थान की स्थिति क्या नजर आ रही है, किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है, भारतीय जनता पार्टी का या फिर कांग्रेस का, और किन मुद्दों पर जनता फोकस कर रही है। वो सांप्रदायिक मुद्दे, वो सांप्रदायिक कार्ड जो लगातार भारतीय जनता पार्टी खेलने की कोशिश कर रही है, पर्सनल आक्षेप लगा रही है, या फिर वो मुद्दे जो जन सरोकार से जुड़े हैं, जिन्हें लगातार अशोक गहलोत या कांग्रेस उठाने की पूरी कोशिश कर रही है, भरसक प्रयास कर रही है। इसकी तमाम बारीकियों को हम समझेंगे। हमारे साथ जाना माना चेहरा, वरिष्ठ पत्रकार जो राजस्थान की नब्ज को बहुत अच्छे से पहचानते हैं, जानते हैं, अनिल शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए, सीनियर जर्नलिस्ट। अनिल जी, बहुत बहुत स्वागत, आपका इस्तकबाल। आपसे कुछ दिन पहले जब बात हो रही थी तो आपने कहा था अभी मैं थोड़ा सा थम कर इस पर बताऊंगा, क्योंकि ये देखना होगा कि बाकी किस तरफ जा रहे हैं। अभी आप बताइए कि क्या स्थिति आपको फिलहाल राजस्थान में नजर आ रही है, क्योंकि राजस्थान एक ऐसा राज्य है जो बेहद इंटरेस्टिंग अभी नजर आ रहा है। सारा फोकस उसी तरफ है। राजनीतिक पंडित भी बहुत खुलकर कुछ नहीं कह रहे हैं। हाँ, ये जरूर कह रहे हैं कि पिछली जितने हमने इलेक्शंस देखे हैं उससे इस बार की स्थिति अलग ये है कि साफ तौर पर यह नहीं कहा जा सकता है कि कांग्रेस जा रही है और भारतीय जनता पार्टी आ रही है। बुशरा जी, बिल्कुल सही कहा आपने। आज की स्थिति भी यही है, मैं बोलूंगा आपको, आज की स्थिति भी यही है कि दोनों में कांटे की टक्कर है। कौन जीतेगा कौन हारेगा। अब आपने अभी एक मेंशन करा राहुल गांधी का,
किसी के एक ट्वीट के ऊपर नेशनल मीडिया में जो सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम मीडिया है उसने न्यूज चला दी कि यहाँ सब कुछ ठीक नहीं है। मैं अभी तारीखें देख रहा हूँ राहुल गांधी की, वो 16 नवंबर, 21 नवंबर, 19 नवंबर, 21 नवंबर, 22 नवंबर, वो इतने दिन राजस्थान है। और लोगों को ये समझना चाहिए था, पहले पोलिंग कहाँ हो रही थी, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, तो इस हिसाब से इसको बांटा गया था। इसके अलावा प्रियंका गांधी भी राजस्थान है, खड़गे भी राजस्थान है। तो आप मुझे बताइए कि लोगों ने कैसे इसको निकाल के दिया कि पार्टी में डिफरेंसेस है। पार्टी में बिल्कुल भी डिफरेंसेस नहीं है। और आपने एक बात बड़ी अच्छी बोली कि यूनाइटेड दिखाने की कांग्रेस की तरफ से बहुत कोशिश है। आप देखिए जितने भी पोस्टर हैं जो जयपुर में लगे हैं, उस पे कई जगहों पे पायलट है अशोक गहलोत के साथ, और कई जगहों पे प्रियंका गांधी हैं, कहीं पे सोनिया गांधी हैं, और कहीं 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 पे प्रियंका गांधी है। तो ऐसे पोस्टर लगाने का मतलब यह है कि ऑल इज वेल इन द पार्टी। अब वो अंदर क्या है वो हम नहीं जानते, बट पोस्टर से एक वो देने की कोशिश की गई। कल भी एक कांग्रेस की वॉर रूम में मीटिंग थी, उसका भी एक फोटो बाहर आया है जिसमें सचिन पायलट कुछ अशोक गहलोत को बोल रहे हैं और लोग भी बैठे हुए हैं। तो ये सारे फोटोग्राफ, सारे पोस्टर से दर्शाते हैं कि कांग्रेस में अभी यूनाइटेड होने के, लड़ने की पूरी चांसेस है, और लड़ रहे हैं। मैं मानता हूं चांसेस क्या, लड़ रहे हैं। और आज की तारीख और में आपको जी आज की जी तारीख जी में मेरे से अगर पूछें तो मैं ये मानता हूं अशोक गहलोत और सचिन पायलट दोनों मिलके एक फॉर्मिडेबल फोर्स होते हैं राजस्थान में। इसमें किसी को शक नहीं करना चाहिए कि पायलट भी असेट है। अशोक गहलोत तो पैन स्टेट लीडर हैं, उनका तो आप मास अपील और कारिश्मा एक तरफ है, पायलट का भी यूथ के अंदर कारिश्मा है, और अपनी कम्युनिटी में भी कारिश्मा है, जो 7% के करीब राजस्थान में उनकी पॉपुलेशन है। बुशरा जी। जी, तो अभी अभी की जो स्थिति आपको जो अगर आप देख रहे हैं जमीनी हकीकत, आपको क्या नजर आ रही है? क्या लोगों में ये मैसेज है कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, जो अपने कुनबा नहीं बचा पा रहे वो क्या करेंगे? या फिर आपको ये लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की अगर हम बात करें तो वहां तो यहाँ तो दो नेताओं की हम बात कर रहे हैं और यहाँ पर तो सब कुछ ठीक दिखाने की पूरी कोशिश है, पूरा दिखाया जा रहा है और सब कुछ सारे प्रयास किए जा रहे हैं। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी देखे तो वहां तो जो उनके नेता हैं खुद के, जिनको टिकट्स नहीं दिए गए, वो पूरी तरीके से बागी हैं। वो तमाम हमने रैलियां देखी, वो तमाम हमने सभाएं देखी, वो एक तरह से पब्लिक में निकलकर बाकायदा तौर पर वो तमाम बातें हमने देखी जो खुलकर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने की, जिनको टिकट नहीं मिले। तो स्थिति अगर दोनों पार्टियों की देखें तो इस पैमाने पर आपको कैसी लग रही है? किसको लेकर जनता में ज्यादा इस तरह की भ्रांतियां हैं या ज्यादा इस तरह का कंफ्यूजन है कि अपना कुनबा तो बचा नहीं पा रहे, आखिर ये इलेक्शन किस तरह से लड़ेंगे? और एक कंफ्यूजन तो होगा अगर एक ही जगह से इंडिपेंडेंट अगर भारतीय जनता पार्टी का कोई लीडर लड़ता है और उसी सीट से भारतीय जनता पार्टी का घोषित कैंडिडेट लड़ता है, तो नुकसान तो जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी को होगा। आपने बुशरा जी बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा और बड़ा इंपॉर्टेंट भी है। आपको बताता हूँ बीजेपी के अंदर करीब 30 ऐसे बागी हैं जो खड़े हुए हैं आज की तारीख में, और कांग्रेस में करीब 23 हैं। पर बीजेपी में जो नेता बागी होके खड़े हुए हैं उनका खुद का वजूद काफी ज्यादा है। जैसे यूनुस खान, जो कि एक ही मुस्लिम चेहरा थे बीजेपी के अंदर, वो खड़े हुए, और डीडवाना से वहां निर्दलीय के रूप में खड़े हुए हैं, वसुंधरा जी के बहुत करीबी थे, और इसके साथ में वो 2 बार के यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर राजस्थान गवर्नमेंट में वसुंधरा जी के टाइम पे भी थे। बहुत पावरफुल आदमी है, वो खड़े हुए। आपने नाम सुना होगा जो चित्तौड़ से खड़े हुए हैं, आख्या, वो खड़े हुए हैं। नरपत सिंह राजवी जो बीजेपी के घोषित उम्मीदवार हैं, नरपत सिंह राजवी हैं दामाद भैरव सिंह शेखावत के, जो वाइस प्रेसिडेंट भी थे और उसके पहले आप जानते होंगे राजस्थान के मुख्यमंत्री भी थे। उनके दामाद के अगेंस्ट खड़े हुए हैं, और आख्या जितनी भीड़ इकट्ठी कर रहे हैं वो देखने लायक है अपनी रैलीज में। जो ज्यादा अंतर पड़ रहा है कि जो कांग्रेस के नेता खड़े हुए हैं वो इस स्टेचर के नहीं है जो बीजेपी में खड़े हो गए। वो बड़ी दिक्कत पहुंचा रहे हैं आज की तारीख में बीजेपी को, इसमें कोई शक नहीं है, ये बात माननी पड़ेगी। और मैं ये मानता हूं कोई भी इंडिपेंडेंट अगर खड़ा होता है जो काफी सालों से इस कॉन्स्टिट्यूंसी में काम कर रहा हो, वो 10 से 15 हजार वोट तो आराम से अपने नाम पे ला सकता है, शायद वो निकाल भी सकता है सीट को। तो मेरा मानना है कि बीजेपी में प्रॉब्लम एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम। दूसरी आपको प्रॉब्लम बताता हूं बीजेपी की जो मुझे नजर आ रही है, वैसे मैंने एक शो में और बोला था, बट आपके शो में मैं बताना चाहूंगा कि अगर आप देखें तो जितने भी 9 के करीब राजस्थान में इनके सीएम के चेहरे थे, करीब करीब 9 खेमों में बटी हुई पार्टी थी,
उसमें से एक वसुंधरा राजे भी थी। वसुंधरा राजे क्योंकि पैन स्टेट लीडर हैं, बीजेपी की टॉलेस्ट लीडर हैं, तो उनको एक बार अलग करते हैं। जो 8 नेता हैं आज की तारीख में अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी छोड़ के दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी में कैनवेसिंग करने, कैंपेनिंग करने नहीं जा पा रहे। उसका कारण क्या है? उसका कारण है अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में वो फंस गए। उनको समझ में नहीं आ रहा कि हम कॉन्स्टिट्यूंसी अगर छोड़ के गए तो हम हार नहीं जाए। और इससे भी बड़ी बात क्या है, जो कैंडिडेट है वो डिमांड करता है कि आप मेरे आइए, वो नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि अगर मैं सपोज कीजिए एक्स को बुलाता हूं तो वाई नाराज होगा, वाई को बुलाता हूं तो जेड नाराज होगा, ए को बुलाता हूं तो बी नाराज होगा, तो आप किसको बुलाएंगे और किसको नहीं बुलाएंगे? इस प्रॉब्लम में आपने बिल्कुल सही बात बोली। आज की तारीख में बीजेपी काफी जूझ रही है इस चीज से। वसुंधरा जी जा रही हैं कुछ जगहों पे नहीं जा रही हैं, पर वो जा रही, कुछ जगहों पे जा रही हैं। जो उनकी टॉलेस्ट लीडर है वो कुछ जगहों पे जा रही है। तो मेरा मानना है जी। कि बीजेपी अगर आप ऐसे देखें, बागी और साथ में खेमे, ये 2 चीजें बीजेपी को कहीं ना कहीं असर डाल रहे हैं आज की तारीख में। और जो यहाँ के प्रेसिडेंट हैं सीपी जोशी बीजेपी के, उनको बीजेपी के कार्यकर्ताओं को पहचानने में दिक्कत आती है कई बार, ये नहीं कहूंगा हर बार, कई बार। और उसमें गलती से वो पोस्टर लगा जाते हैं सीपी जोशी जो कांग्रेस के नेता हैं उनका। बीजेपी के नेता का नाम भी सीपी जोशी और कांग्रेस के नेता नाम भी सीपी जोशी है, तो गलती से सीपी जोशी कांग्रेस का फोटो लगा देते हैं। तो ये हालत है बीजेपी में आज राजस्थान में। तो इसलिए मेरा मानना है कि 2 चीजें, जो आपका क्वेश्चन बड़ा वैलिड था, 2 चीजें बीजेपी को ट्रबल कर रही है आज की तारीख में। इसलिए आपको पता होगा कि कल शायद कुछ नेताओं को निष्कासित किया गया 6 साल के लिए पार्टी से। पर बुशरा जी आप भी जानते हैं ये तो रहता है, बाद में अगर जीत के तो उनको पार्टी में ले लिया जाता है, ये तो होता है। पर बीजेपी में 30 के करीब बागी हैं आज की तारीख में। और दूसरा जो टॉल लीडर है वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी छोड़ दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी में कैंपेन और कैनवेसिंग करने नहीं जा पा रहे, एक्सेप्ट फॉर वसुंधरा राजे। बुशरा जी ओके। और पिछली बार से अगर 2018 से हम कंपेयर करते हैं तो फर्क ये है कि 2018 की अगर हम बात करें तो 2018 में वसुंधरा राजे भारतीय जनता पार्टी का चेहरा थी, डिक्लेयर्ड फेस थी, और कांग्रेस की तरफ से अशोक गहलोत तो थे ही। इस बार फर्क ये है कि मोदी जी तमाम जगहों पर ये कह रहे हैं कि मोदी की गारंटी है, और लगातार वो उनका ही फेस है, अपने आप को ही आगे करके लगातार वो दिखा रहे हैं। वसुंधरा राजे को एक तरह से पूरे तरीके से साइडलाइन किया हुआ है, जहां अशोक गहलोत एक तरह से फ्रंट फुट पर आकर पूरी तरीके से खेल रहे हैं। ही इज कॉलिंग द शॉट्स। वहीं दूसरी तरफ अगर वसुंधरा राजे को देखें तो एक तरह से वो पूरी तरीके से साइडलाइन है। हालांकि उसके बाद जब दूसरी लिस्ट आई तो लगा कि शायद मनाने की कुछ कोशिश है। अब नेशनल लीडरशिप को ये समझ में आ रहा है कि वही चेहरा है, उनको आगे रखना पड़ेगा, लेकिन अभी भी बहुत कंफ्यूजन की स्थिति है। तो क्या आपको लग रहा है कि 2018 से 2023 की ये स्थिति भी भारतीय जनता पार्टी के लिए काफी मुसीबत का सबब बन सकती है? क्योंकि एक तरफ स्टेट और नेशनल में ये फर्क होता है। पहले ये तमाम चीजें शायद कांग्रेस में हुआ करती थी कि कंफ्यूजन और क्लियर फेस नहीं है कोई सामने, लेकिन अब ये तमाम बातें भारतीय जनता पार्टी में नजर आ रही हैं, और सिर्फ राजस्थान नहीं, तमाम स्टेट्स में। क्योंकि हम राजस्थान की बात कर रहे हैं, तो अगर इसके हवाले से मैं बात करूं तो क्या इसको लेकर भी लोगों में कोई नाराजगी है? भारतीय जनता पार्टी के लोगों में कोई कंफ्यूजन है? उनको लगता है कि हो सकता है इलेक्शन जीतने के बाद वसुंधरा राजे चेहरा ही ना हो, क्योंकि अभी डिक्लेयर ही नहीं किया गया है। मैं इसको बोलूंगा मुश्किलें हैं, बिल्कुल हैं। बुशरा जी आपने बोला, और आपने एक चीज बहुत अच्छी बोली, मैं उसको पूरा एग्री करता हूं कि किसी भी स्टेट में आपके कोई भी नेता आगे नहीं था एक्सेप्ट फॉर कमल का फूल, वो भी लास्ट में आया। और बाकी मोदी जी की गारंटी, जो मोदी जी की गारंटी, इसके ऊपर चुनाव हो रहा है। लोगों में कंफ्यूजन है कि इनके यहां से मुख्यमंत्री कौन बनेगा, लोग अभी तक क्लियर नहीं है। पर क्या है, बीजेपी शायद इस चीज पे बैंक कर रही है जो आपने शुरू में बोला इंट्रोडक्शन में। राजस्थान एक पेंडुलम स्टेट है, एक तरफ इस तरफ, एक तरफ इस तरफ। शायद बीजेपी इसी की को मान के आगे बढ़ रही है। क्यों, अभी तक आप बीजेपी की कैंपेन देखें या कैनवेसिंग देखें, मैंने आपको पहले भी समझाया, वो अभी तक मुझे अप टू मार्क नहीं लग रही, 2018 जैसी नहीं लग रही, बिल्कुल नहीं लग रही। मुझे एक शांत सा वातावरण दिखाई देता है। एक ही आदमी दिखता है जो जगह जगह जा रहा है, वो है अशोक गहलोत। बाकी मुझे कोई भी नेता नजर नहीं आता जो पूरे स्टेट में घूम रहा हो और बात कर रहा हो। बीजेपी की तरफ से खास तौर से कोई नजर नहीं आता आज की तारीख में। ऐसा लगता है जैसे अशोक गहलोत पूरा कांग्रेस का बोझा अपने सर पे उठा के घूम रहे हैं। बीजेपी में दिक्कत यह है कि आपके पास जब खेमे बटे हुए हैं
तो इसका भी अंतर पड़ने की चांसेस है। ऑन द कॉन्ट्रेरी एक चीज और बोलना चाहूंगा मैं आपको कि कुछ कांग्रेस के नेताओं के अगेंस्ट भी एंटी इंक्यूमेंसी है, और ये चीज डिनाई नहीं करी जा सकती आज की तारीख में। कुछ के अगेंस्ट है और शायद वो दिक्कत में वो भी हैं, पर अशोक गहलोत ये मानते हैं कि मेरी स्कीम से ये सारी एंटी इंक्यूमेंसी दूर हो सकती है। ये तो देखिए 3 दिसंबर बताएगा वो दूर कर पाते नहीं कर पाते, पर जितना वो भीड़ को अट्रैक्ट कर रहे हैं और लोगों को अपनी, एक आपको पता होगा या दर्शकों को शायद पता ना हो, एक 7 गारंटी की उन्होंने यात्रा भी निकाल रखी है, जो 7 गारंटीज उन्होंने दी है। उनकी यात्रा चल रही है अलग अलग जगहों पे, वो खुद भी जा रहे हैं कई जगहों पे, खुद भी 7 गारंटियों की बात करते हैं कि अगर पार्टी इन पावर आई तो हम ये चीज देंगे। मुझे लगता है बीजेपी का मैनिफेस्टो आने के बाद में कुछ क्लैरिटी आएगी, पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है बुशरा जी, कल मध्य प्रदेश में या परसों इनका मैनिफेस्टो आया था बीजेपी का जी, उसमें कहीं भी ओपीएस का नाम नहीं है, ओल्ड पेंशन स्कीम। राजस्थान में अशोक गहलोत ने उसको बहुत बड़ा चुनावी मुद्दा बना रखा है, और उसका असर भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज में पड़ रहा है। जब आप उनसे बात करते हैं, कैमरे के आगे कभी नहीं बोलेगा कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय, वैसे भी बोलने में थोड़ा झिझकते हैं। उनका कहना यह है कि अगर अशोक गहलोत चले गए तो हमें ओपीएस कौन देगा। और आप एक हिसाब लगाइए, मैं मानता हूं 7.5 लाख से 8 लाख के करीब गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं। अगर 3 से भी मल्टीप्लाई करते हैं वो 24 लाख होते हैं। एक परिवार में 3 सदस्य तो मैं मानता हूं वोटिंग करते होंगे, ये बड़ा फिगर है। तो मेरा मानना यह है कि अशोक गहलोत शायद एंटी इनकम्बेंसी को, उनके अगेंस्ट तो बिल्कुल भी नहीं। आप कोई भी सर्वे उठा के देख लीजिए, ओपिनियन पोल उठा के देख लीजिए, ही इज द मोस्ट पॉपुलर लीडर इन राजस्थान। और मैं तो कहता हूं कि ये अशोक गहलोत वो हैं जिनको शायद राजस्थान कभी भूलेगा नहीं, क्योंकि ऐसी चीजें दे गए वो जो गरीब तबका है, और खास तौर से वो। पर मेरा इसमें मानना यह है बुशा जी कि जब एक बार बीजेपी का मैनिफेस्टो आएगा, आज या कल आएगा, उसको पढ़ना बहुत जरूरी है कि उनकी तरफ से क्या स्कीम दी जा रही है। तो मुझे याद आता है मोदी जी ने शायद मोदी जी या उनका गारंटी की जो बात करी थी, शायद उन्होंने छत्तीसगढ़ में बोला है स्वास्थ्य बीमा हम 10 लाख का करेंगे। आप मुझे बताइए राजस्थान में तो पहले ही 25 लाख का है, या तो 50 लाख, जो पहले ही अशोक गहलोत एक तरह से सूत्र में बता रहे हैं कि वो डिसाइड कर चुके हैं कि उनके मैनिफेस्टो में, शायद कांग्रेस के मैनिफेस्टो में आएगा कि 50 लाख करूंगा या 35 लाख करूंगा, एक फिगर इसको बढ़ाएंगे वो। तो क्या आप मैच कर पाएंगे? क्योंकि जमीनी स्तर पे अशोक गहलोत को जो मोमेंटम दे रहा है आज तक, वो है चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना। ये सबसे ज्यादा अशोक गहलोत को मोमेंटम दे रहा है। मोमेंटम में इसलिए बोलता हूं बिश्रा जी, आज से एक महीना कह रहा हूं, 1 साल पहले अगर आप बात करते थे तो कांग्रेस ही के अंदर से नेता बोलते थे हम तो 25 से ज्यादा नहीं आएंगे। आज वही नेता बोलते हैं कि शायद हम रिपीट कर जाए। तो मतलब मोमेंटम तो कांग्रेस ने कहीं ना कहीं लिया है, इसको डिनाई नहीं कर सकते। पर क्या ये मोमेंटम मेंटेन कर पाते हैं 3 दिसंबर तक, ये देखना बहुत जरूरी होगा विशा जी। जी बिल्कुल। और 3 दिसंबर तक का नहीं बल्कि 25 तक का इंतजार करें, क्योंकि 25 को जब वोटिंग होगी तब तो किस्मत तो कैद हो जाएगी ईवीएम में। 3 दिसंबर को नतीजे आएंगे, तो जाहिर सी बात है उस 3 दिसंबर को नतीजे पता चल जाएंगे। लेकिन 25 दिसंबर तक सब कुछ ठीक रहे, क्योंकि इलेक्शन के तमाम प्रोसेसेस होते हैं। रैली हुई, आप लोगों के बीच में गए, आपने उन्हें कन्विंस किया, आप उनको बूथ तक लेकर आए, उन्होंने आपके हक में वोट किया, और फिर नतीजों में वो तब्दील होता है। तो ये सारे प्रोसेस में हर स्टेप बाय स्टेप उतनी ही ताकत लगानी होती है, क्योंकि पता है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो अपने बूथ मैनेजमेंट को लेकर जो है वो बहुत ज्यादा फेमस है, और वो उसको लेकर बहुत कॉन्फिडेंट भी रहती है। और ये हमने देखा है राजस्थान में, भले ही एमएलएस के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी हो कुछ के खिलाफ, लेकिन अशोक गहलोत के खिलाफ किसी तरह की कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। अभी भी तमाम जो सो कॉल सरकारी दरबारी मीडिया है, उसके भी जो सर्वेज हैं वो भी ये बताते हैं कि दरअसल अशोक गहलोत ही सबसे पॉपुलर फेस है मुख्यमंत्री का, उनके आसपास भी कोई नहीं है। लेकिन अनिल जी, अगर हम छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश का संकल्प पत्र उनका देखते हैं, मध्य प्रदेश का संकल्प पत्र हम देखें तो उसमें पूरे तरीके से कांग्रेस की कॉपी नजर आती है। और इसका इल्जाम भी कमलनाथ ने, दिग्विजय सिंह ने और भूपेश बघेल ने लगाया कि भाई पूरी की पूरी कॉपी की गई है, और इसीलिए अब तक जो है वो लॉन्च नहीं किया गया था, जारी नहीं किया गया था, क्योंकि वो हमारे घोषणा पत्र का इंतजार कर रहे थे। तो क्या आपको लगता है राजस्थान में भी एक ऐसी लंबी लकीर खींच दी गई है अशोक गहलोत की तरफ से
कि आप अब कुछ भी योजनाएं, कुछ भी घोषणाएं लेकर आए, उसका वो असर होगा ही नहीं, क्योंकि आप और कितना कर देंगे। भाई सस्ता सिलेंडर वो दे रहे हैं, आप लोग पूछेंगे कि 1100 भी तो आपने ही किया था, मोदी जी ने किया था, अब आप यहां पर आके 500, 600, 400 का करेंगे, तो अशोक गहलोत तो पहले से ही दे रहे हैं। या फिर किसानों को लेकर जो बात कर रहे हैं, महिलाओं को लेकर जो बात कर रहे हैं, फ्री मोबाइल की जो बात है, या फिर चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना की बात है, अब इससे आगे और क्या करेंगे प्रधानमंत्री। तो जाहिर सी बात है उन्हें यह कहना पड़ रहा है कि अगर हम आते हैं सत्ता में तो आप परेशान ना हो, जो योजनाएं चल रही हैं अशोक गहलोत की, हम उनको जारी रखेंगे। तो उनको ये कहना पड़ रहा है। तो आपको लगता है इस जो लकीर खींच दी गई है, अब उसका काट नहीं मौजूद है भारतीय जनता पार्टी के पास? ये बुशरा जी आपने बिल्कुल सही बात बोली, क्योंकि अशोक गहलोत ने इन योजनाओं से एक नैरेटिव सेट कर दिया राजस्थान में। उस नैरेटिव को काटना बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। इसीलिए मैं बड़ा इंटरेस्ट से देख रहा हूं कि बीजेपी देती क्या है अपने मैनिफेस्टो में या संकल्प पत्र, कुछ भी बोलिए उसको, उसमें क्या देती है। क्या वो अशोक गहलोत से ज्यादा दे पाती है? मुझे शक है। इसलिए शक है कि मध्य प्रदेश का जब मैं देखता हूं जो कॉपी पेस्ट है एक तरह से कांग्रेस का, काफी कुछ चीजें कॉपी करी गई, पर ओपीएस नहीं करा गया उसमें। अगर आप देखें, शायद अगर मैं गलती पे नहीं हूं तो जो इनका मैनिफेस्टो है उसमें शायद किसानों के कर्ज माफी की बात भी नहीं करी गई। अगर मेरा गलत हो तो करेक्शन, मैं माफी चाहूंगा दर्शकों से। शायद उसमें कर्ज माफी की भी बात नहीं करी गई। तो क्या ये दो बड़ी स्कीम्स क्या राजस्थान में कॉपी कर पाएंगे? और फिर आप इसको मोदी की गारंटी बोलते हैं। अगर आप मोदी की गारंटी इन चीजों को बोलते हैं तो क्या पूरा देश नहीं मांगेगा आपसे? फिर पूरे देश ने क्या गलती करी? आप तो प्रधानमंत्री हैं, आप सीएम थोड़ी हैं। आप मोदी की गारंटी बोलते हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में तो दे रहे हैं, तो बेचारे औरों ने क्या गलती करी? महाराष्ट्र में क्यों नहीं, हरियाणा में क्यों नहीं? प्राइम मिनिस्टर बोल रहे हैं गारंटी। क्या आप सब जगह 450 रुपए का सिलेंडर देंगे या 350 का देंगे? आप कैसे करेंगे? आपने शायद मध्य प्रदेश में 12,000 रुपए की बात करी है महिलाओं को साल में। ये भी मैं करेक्शन करना चाहूंगा, क्योंकि मध्य प्रदेश थोड़ा बहुत मैं ट्रैक करता हूं। राजस्थान में अशोक गहलोत पहले ही अपनी गारंटी में जो 7 गारंटी है उसमें से एक गारंटी है कि हम 10 साल महिलाओं को देंगे। इसके साथ में गाय बहुत बड़ा इश्यू होता है, आप जानते हो। राजस्थान में ये काउ बेल्ट बोलते हैं अपन इनको, तीनों स्टेट्स को। अशोक गहलोत ने 2 रुपए में गोबर खरीदने की भी बात करी है। तो कहीं ना कहीं उन्होंने सबको खुश करने की बात करी है अपनी 7 गारंटी से। और मैं मानता हूं जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो है वो कुछ कुछ इसी पे रिवॉल्व करेगा। बीजेपी का मैनिफेस्टो देखने की जरूरत है, उसमें क्या आता है और क्या नहीं आता है। और अगर गारंटी की भी बात करें तो ये भी अनिल जी कॉपी किया गया है, क्योंकि गारंटी की शुरुआत कर्नाटका से कांग्रेस ने की थी और उसके बाद वहां से जो है भारतीय जनता पार्टी ने इसको कैच कर लिया और पूरे इलेक्शन कैंपेन में मोदी की गारंटी जो है वो कहा जा रहा है। और लगातार हम ये देख रहे हैं कि कांग्रेस एक नैरेटिव सेट कर रही है और भारतीय जनता पार्टी उसकी कॉपी करती हुई, पीछा करती हुई जो है वो नजर आ रही है पूरे इलेक्शन कैंपेन में। तो इससे भी ये साफ तौर पर जाहिर होता है कि एक पार्टी जो 10 साल से केंद्र में है, ज्यादातर स्टेट्स में उसकी सरकार है और वो उसके पास आरएसएस जैसा संगठन है, उसके पास इतनी बड़ी ब्यूरोक्रेसी है, उसके पास तमाम एजेंसीज का वो इस्तेमाल करना जानती है, मीडिया उसके पूरे कब्जे में है, उसके बावजूद भी उसको कांग्रेस की कॉपी करनी पड़ रही है। उसके पास इस तरह के इनोवेटिव आइडियाज या स्ट्रेटेजिस्ट नहीं है कि उनको ये बता सकें कि इस जो पॉलिसी है या घोषणा है इसकी काट ये हो सकती है। तो ये साफ तौर पर दिख रहा है कि इन तमाम मामलों में कांग्रेस कहीं आगे दिख रही है। अशोक गहलोत ओबीसी चेहरा राजस्थान में, और जाहिर सी बात है 4 जो उनके मुख्यमंत्री उनमें से 3 ओबीसी हैं। ओबीसी की बात लगातार राहुल गांधी कर ही रहे हैं, जातिगत जनगणना की वो बात लगातार कर रहे हैं, ओपीएस का जिक्र आप लगातार कर रहे हैं कि उसकी बात अशोक गहलोत कर रहे हैं। ये वो योजनाएं हैं, ये वो बातें हैं जो सामाजिक न्याय, सामाजिक बराबरी की तरफ जाती है। अब देखिए इसको भी प्रधानमंत्री को कॉपी करना पड़ रहा है। तेलंगाना में जाते हैं तो वहां कहते हैं कि अगर हम सत्ता में आए तो यहां हम ओबीसी चीफ मिनिस्टर बनाएंगे, तो उन्हें यह भी कहना पड़ रहा है। हालांकि वो ये भी कहते हैं कि जातिगत जनगणना को लेकर वो कहते हैं कि जातियों में बांटने की कोशिश की जा रही है, एक ही जाति होती है, वो होती है गरीब, और इसके अलावा कोई नहीं होती। लेकिन वो अपने बारे में अपने आप को ओबीसी कहना नहीं भूलते और कहते हैं कि कांग्रेस उनको गाली देती है क्योंकि वो ओबीसी हैं, तो सारे ओबीसी समाज को गाली दी जा रही है। इस तरह की तमाम चीजें हमें राजस्थान में भी देखने के लिए मिलेंगी। ये तमाम जब कैंपेन अभी थोड़ा सा तीव्र होगा, तो क्या आपको लग रहा है इन सब चीजों का कोई असर राजस्थान में आपको दिख रहा है?
ओबीसी की बात जो लगातार की जा रही है, जातिगत जनगणना की जो बात की जा रही है, ओबीसी चेहरा खुद अशोक गहलोत वहां पर हैं। इस सब का असर आपको लग रहा है कांग्रेस को इसका फायदा होगा, क्योंकि इसको एक नेशनल पूरा इश्यू बना दिया गया है और लगातार ये कहा जा रहा है कि अगर हमारी सरकार की वापसी होती है और जहां जहां हमारी सरकार बनती है वहां हम जातिगत जनगणना उसका सर्वे हम कराएंगे। राजस्थान में आपको बताऊं क्यों वो ये चीजें बोल ही नहीं पा रहे हैं। मोदी जी अभी तक आपको पता होगा 2 या 3 बार आ चुके हैं। पहले तो आचार संहिता से लगने से पहले आ चुके हैं, आचार संहिता के बाद भी आ चुके हैं। यहाँ आप ओबीसी कैसे बोलोगे? क्यों पहले ही ओबीसी मुख्यमंत्री बैठा हुआ है, आप उसके अगेंस्ट कैसे बोलोगे? ओबीसी के लिए कैसे बोलोगे कि हम ओबीसी बनाएंगे? यहाँ तो पहले ही ओबीसी है और अभी नहीं है, ये 3rd टेन्योर उनका एज चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान। आप कैसे बोलोगे यहाँ? तो कांग्रेस को ईमानदारी की बात है, इसका फायदा मिलता है और जिस कम्युनिटी से वो आते हैं, माली समाज से आते हैं, इसके मतलब ये बड़ा शॉकिंग है। उनकी टोटल परसेंटेज शायद 2% है राजस्थान में और तो भी वो आज सबसे एक्सेप्टेबल सीएम है राजस्थान के लिए। सब लोगों में, सब जातियों में एक्सेप्टेबल आदमी है। तो ये मुद्दे उठाते नहीं है मोदी जी। आप देखिए क्या मुद्दा उठाया जाता है, चाहे योगी आदित्यनाथ हो, चाहे अमित शाह हो, चाहे नरेंद्र मोदी हो। यहाँ कन्हैया लाल को एक मुद्दा बना के जो उदयपुर में बहुत खराब चीज हुई थी जिसकी भर्त्सना करनी चाहिए, वो मुद्दा उठाया जाता है और बिना किसी मतलब के। आज उनके बेटे का इंटरव्यू में देख रहा था, फ्रंट पेज शायद भास्कर या पत्रिका में किसी में है, जिसमें वो बोल रहे हैं मेरे फादर का नाम लेके पॉलिटिकल पार्टीज ऐसा कर रही हैं, क्यों यूज कर रही हैं। तो वो एक मैं मानता हूं बड़ा खराब था और उसकी पूरी भर्त्सना करनी चाहिए, उसको उठाते हैं। पर उनको ये भी नहीं भूलना चाहिए, क्राइम होने के बाद 3 घंटे 4 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया गया उनके द्वारा, राजस्थान के पुलिस के द्वारा। तो उनके पास या राजस्थान आते हैं तो मुझे लगता है कि मुद्दा विहीन है, उनके पास मुद्दे नहीं है एक्सेप्ट फॉर ध्रुवीकरण। आप उनकी योगी आदित्यनाथ का भाषण सुन लीजिए, आप अमित शाह का भाषण सुन लीजिए, सनातन पे बात करते हैं, आप नरेंद्र मोदी जी का भाषण सुन लीजिए, वो बात करते हैं कन्हैया लाल की। क्या ये चीजें अब लोगों को समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? क्यों कई कई जगह ऐसी हैं, कई कई पॉकेट्स ऐसे हैं बिश्रा जी, जहां पे लोगों को इसका असर भी पड़ रहा है, मतलब सीप इन भी कर रहा है कि हाँ ये बात सही है। उसके लिए कांग्रेस जिम्मेदार है कि कांग्रेस अभी थोड़े दिन पहले से उन्होंने इसके अगेंस्ट बोलना शुरू करा है, नहीं तो वो बोल ही नहीं रहे थे। अब कांग्रेस को बताना शुरू करा है कि हमने जितनी मदद करी उतनी किसी ने नहीं करी, नहीं तो नहीं कर पा रहे थे। और एक बात और बोलना चाहूंगा, बीजेपी की अभी तक कैंपेन जो हुई है बुशरा जी, वो बहुत डल है, बहुत डल है। उसके कारण क्या है तो बीजेपी वाले बता पाएंगे, पर बहुत डल है। अब शायद कब करें। और हमने ये भी देखा था अनिल जी, ना सिर्फ कन्हैया लाल बल्कि हमास और तालिबान की एंट्री हुई थी जब योगी आदित्यनाथ वहां पर पहुंचे थे। और उससे पहले हेमंत बिस्व शर्मा तो आपको पता ही है किस तरह की तमाम बयानबाजी वहां पर कर चुके हैं, किस तरह के जहरीले बयान वो वहां पर दे चुके हैं। और योगी आदित्यनाथ जब मंच पर थे तो वहां से गुरुद्वारे और मस्जिद को लेकर क्या कहा गया था, उसके बाद उनको पार्टी से निकाल दिया गया, उस नेता को, उन्हें माफी मांगी, सब कुछ किया गया। लेकिन जाहिर सी बात है कि लोगों को ये लगता है और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को ये लगता है कि ऐसा करके ही वो जो बाजी है उसको पलट सकते हैं। लेकिन काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। अभी हम ये देखेंगे जो इलेक्शन कैंपेन अभी पिकअप करेगा राजस्थान में, कि वहां पर राम मंदिर की बात होगी, बहुत ज्यादा होगी, वहां पर 370 की बात होगी, ट्रिपल तलाक की बात करेंगे, पुलवामा की बात करेंगे, वो कांग्रेस को कोसेंगे, क्योंकि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी यही हो रहा है। तो वहां राजस्थान में कुछ अलग होने नहीं जा रहा है, ये बिल्कुल साफ है। और खासतौर पर वो मुद्दे जो शायद नेशनल पॉलिटिक्स में उठाए जाते, वो तमाम भी अब जो स्टेट पॉलिटिक्स है उसमें भारतीय जनता पार्टी उसको भुनाने की पूरी कोशिश वो कर रही है, क्योंकि चुनाव मोदी के चेहरे पर लड़ा जा रहा है। और अगर यहाँ पर वो हारते हैं तो जाहिर सी बात है कि लोग उनको ही जिम्मेदार ठहराएंगे। हालांकि भारतीय जनता पार्टी में कोई जिम्मेदारी तय होती नहीं है, वो हमने कर्नाटक और हिमाचल में देखी, चेहरे बदल जाएंगे और पीएम की जगह फौरन जो है जेपी नड्डा का चेहरा आ जाएगा या फिर वहां की स्टेट लीडरशिप का चेहरा आ जाएगा। आखिरी सवाल आपसे मेरा, अभी आप किसका पल्ला भारी देख रहे हैं, कांग्रेस या भारतीय जनता पार्टी का? ये टफेस्ट क्वेश्चन है बुशरा जी। क्यों मेरे को इलेक्शन मेरे को करीब 34 साल हो गए जर्नलिज्म में, मैंने ऐसा सीन कभी नहीं देखा जैसा आपके है। एक तो क्या है, जो मेन वोटर्स हैं वो साइलेंट हैं, जिनको अपन फ्रिंज बोलते हैं, जो बिल्कुल फ्रिंज क्या, जो बिल्कुल बैठे हैं, लास्ट मिनट पे डिसाइड करेंगे हम कहाँ जाएंगे।
एक अंतर पड़ता है, आपको मैंने बोला गवर्नमेंट एम्प्लॉइज का, एक अंतर पड़ता है न्यू वोटर्स का जो करीब 22 लाख है। वो किस तरफ जाते हैं वो बहुत बड़ा मैटर करेगा, क्योंकि राजस्थान में एक इशू और है कांग्रेस के अगेंस्ट में, जिसको कांग्रेस ने कहीं तो बच्चे मानते हैं सही कराए, कहीं नहीं मानते हैं, वो है पेपर लीक का। अशोक गहलोत दोनों चीजें टैकल कर पाए ढंग से, और मैं आपको बोल चुका हूं मोमेंटम अशोक गहलोत ने लिया है, बीजेपी ने नहीं लिया है। बीजेपी को पहले 150 160 सीट दे रहे थे, आज बीजेपी को 120 110 सीट दे रहे हैं। तो मतलब ये है, और कांग्रेस को 25 सीट दे रहे थे, आज कांग्रेस को 70 75 दे रहे हैं सट्टा मार्केट में ज्यादातर। उससे ही आपको पता लगेगा कि मोमेंटम कौन सी पार्टी ले रही है, और इलेक्शन में अगर एक पार्टी मोमेंटम लेती है तो आप मान के चलिएगा कि वो मोमेंटम चलता रहता है। इसीलिए मैं रैलीज देखना चाहता हूं, चाहे वो प्रधानमंत्री की हो, चाहे राहुल गांधी की हो। क्या कांग्रेस इस मोमेंटम को मेंटेन कर पाती है? अगर कांग्रेस इस मोमेंटम को मेंटेन कर गई तो मान के चलेगा कि कांग्रेस इज ऑन अ सेफर साइड। अगर बीजेपी, अगर मोदी जी अपनी बातों पे इन्हीं बातों को करते रहे और लोगों में सीप इन करता गया। एक चीज देखिए, बड़ा एस्टॉनिशिंग चीज है, मोदी जी जयपुर में एक वो निकाल रहे हैं रोड शो, अभी तक प्लान्ड है, कंफर्म नहीं है। वो एक मंदिर है हमारे गोविंद देव जी जो वॉल्ड एरिया में है, वहां से चलेंगे और चल के करीब 7-8 किलोमीटर दूर गणेश जी का मंदिर है मोती डुंगरी पे, वहां तक आएंगे, मंदिर तो मंदिर। तो वो क्या मैसेज देना चाहते हैं आप इससे समझ सकते हैं। और जिन एरिया से वो निकल रहे हैं वो एरियाज आर ऑल बीजेपी डोमिनेटेड, मतलब और कहीं जा ही नहीं रहे। उनको रूट लेना चाहिए था कुछ और, ना तो किसी मुस्लिम को टिकट दिया उन्होंने, ना मतलब वो पूरा का पूरा जो दिखाना चाहते हैं वो दिखाना चाहते हैं हम हिंदूवादी हैं बीजेपी वाले, उन्होंने ऐसे क्लियर करने की कोशिश करी है। तो मेरा मानना है जो उनका शुरू से एक एक्शन प्लान रहा है कि हमें इस लाइन पे चलना है, उसी लाइन पे वो चल रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है अशोक गहलोत ने एक बहुत बड़ी लाइन खींच दी, अब इसका काट हमारे पास नहीं है। और जी, इसी से जुड़ा हुआ एक छोटा सा सवाल इसी से जुड़ा हुआ ये है कि अगर हंग असेंबली की स्थिति पैदा होती है, ऐसा भी हो सकता है क्योंकि जिस तरह की स्थितियां बन रही हैं तो हंग असेंबली भी हो सकती है। तो ऐसे में पूरा कंसंट्रेशन इस पे भी रखना होगा, और हम ये देखते हैं कि इस मामले में माहिर है अशोक गहलोत, लेकिन खरीद फरोख्त में बीजेपी का कोई सानी नहीं है। तो जो इंडिपेंडेंट एमएलएज हैं या फिर बीएसपी और इस तरह के जो पार्टीज के जो कैंडिडेट हैं उन पर एक तरह से घात लगाना या उनको देखना कि वो क्या कुछ कर रहे हैं, किस तरफ जा सकते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण होगा 3 दिसंबर के बाद। बिल्कुल होगा। और इसमें से आप देखिए जो भी सर्वे आ रहे हैं मेरे समझ में नहीं आ रहा वो इंडिपेंडेंट्स या अदर्स, क्योंकि कई वो भी है, बीएसपी है, आरएलपी है, उन पार्टीज को अदर्स में अगर आप काउंट करें, मेरा मानना है कम से कम ये 20 सीट 15 से 20 सीट लेके जाएंगे आपके। मेरा ये मानना है कम से कम 15, मतलब 15 मींस +-3 एंड 20 इज द मैक्सिमम। तो मेरा मानना है कि ये लेके जाएंगे, और इन पे नजर रखना दोनों पार्टीज की मजबूरी है। और मैं एक इसको डिस्क्राइब करता हूं इस चीज से, अशोक गहलोत तो शतरंज खेलते हैं पॉलिटिक्स में, और जो सामने बीजेपी है वो रग्बी खेलती है, टांग खींच, नीचे पटक, कैसे कर। तो वो भी देखने में बड़ा मजा आएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। एक तरफ शतरंज है, एक तरफ रग्बी है, देखिए कौन जीतता है दोनों में से। जी, लेट्स सी, 3 दिसंबर को ये पता चल जाएगा, और सबको इंतजार है बेसब्री से कि आखिर किसके वादों में कितना दम है, किसकी इलेक्शन कैंपेन में दम है, किसने क्या स्ट्रेटेजी निभाई। लोग जन सरोकार से जुड़े जो मुद्दे हैं, जो उनसे जुड़े मुद्दे हैं, जो उनको रोजगार देंगे, सोशल सिक्योरिटी देंगे, इकोनॉमिक सिक्योरिटी देंगे, उस पर वो वोट करते हैं, या फिर अभी भी उनके लिए धर्म और सांप्रदायिक जो कार्ड जो भारतीय जनता पार्टी खेलती है वो उनके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। और इसी से 2024 की स्थिति भी बहुत कुछ साफ होगी, या मैं कम से कम ये जरूर कहूंगी कि बताएगी कि 2024 का पूरा इलेक्शन कैंपेन किस तरफ जाएगा। बहुत शुक्रिया अनिल जी, इतनी इन डेप्थ बातचीत के लिए और अपना वक्त देने के लिए बहुत शुक्रिया। शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। तो 3 दिसंबर का इंतजार हम सबको है, और देखना होगा 3 दिसंबर को क्या कुछ होता है। लेकिन फिलहाल राजस्थान की स्थिति ये नजर आ रही है, और अब जब इलेक्शन कैंपेन थोड़ा जोर पकड़ेगा, जब राहुल गांधी, प्रियंका गांधी की और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी की या फिर अमित शाह की वहां पर रैलियां होंगी, तब देखना होगा कि मोमेंटम किस तरफ और बनता हुआ नजर आ रहा है। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। नमस्कार।